बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वकार अहमद, यूर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 4.3 के हवाले से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ट्रायंगल दी गई है, अब हमें इतना तो बेटा अंदाज़ा है कि जब 3 लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर जाएं तो बेटा सिंपल सी बात है कि उससे साथ बनने वाला एरिया 0 हो जाता है। उसको तभी हम डिटर्मिनेंट को 0 पर रख के आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें ये कहा जा रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल निकालो जबकि उसके तीनों वर्टिसेस हमें पता हैं। हम कैसे वर्टिसेस का यूज़ करके ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल को डिस्कस करेंगे। आपके पास बेटा पेज नंबर 219 के ऊपर, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 219, वहाँ पे इसके हवाले से डिस्कस किया गया है। अमूमन ये याद रखिएगा, अगर ट्राइंगल बनती है तो उसके लिए बेटा हमें इतना तो पता है कि 3 लाइंस का यूज़ करना पड़ता है। जब 3 लाइंस एक खास पैटर्न के साथ एक दूसरे को मीट कर जाए तो बेटा वहाँ से हमारे पास जो बनता है वो क्या होता है, एक जो फिगर बनती है, एक जो डायग्राम बनती है, उसको नेम दिया जाता है ट्राइंगल का। लेकिन हम ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल को कैसे डिस्कस करें जब हमें उसके तीनों वर्टिसेस गिवन हो। ठीक हो गया। अब इसके लिए ज़रा तरतीब देखिएगा। हम एक लाइन के हवाले से जानते हैं कि जब हमें एक लाइन किधर नज़र आती है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, जो हम स्टैंडर्ड क्या लिखते थे, ax + by + का c = 0। सेकेंड, हम जान सकते हैं कि इस लाइन की कोई ना कोई स्लोप होगी, थर्ड नंबर पे। अब तीसरा नंबर क्या है, इसकी कोई स्लोप भी है, ये स्लांट लाइन है, चाहे वो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, स्लोप कुछ ना कुछ डिफाइन होगी, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन भी होगी। जनरल मैंने लिख दिया कि ax + by + c = 0। अब ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल भी तो फॉर्म कर रही होगी। इन लाइंस का एंगल, एक लाइन का एक का तो नहीं कर सकते, मिनिमम उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 लाइंस का होना लाजमी है। मीन मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये लाइन नंबर 1 थी और ये मेरे पास क्या थी, लाइन नंबर 2। इन 2 लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए हम कैसे देखेंगे। अब ट्राइंगल के लिहाज से अगर डिस्कस किया जाए, हम 2 लाइंस के दरमियान तो एंगल देख सकते हैं। एक लाइन का कैसे देखा जाता है, सिंगल लाइन का एंगल देखने के लिए हम ये कहते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल होगा तो 0 डिग्री होगा, अगर ये वर्टिकल होगा ये एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल, वो सिंगल लाइन का जो बनने वाला एंगल होगा वो 0 होगा। अगर वर्टिकल को डिस्कस किया जाए तो वर्टिकल के लिए हम क्या कहते हैं कि एक वर्टिकल लाइन जो होती है उसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला 90 डिग्री होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री का। लेकिन 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस आपस में एंगल जब बनाती हैं तो उसका क्या पैटर्न होगा, कैसे मेजर किया जाएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये याद रखिएगा, अमूमन हम इस तरह से कहते हैं कि जो लाइन 1 होगी उसकी स्लोप क्या होगी, m1, जो लाइन 2 होगी उसकी स्लोप क्या होगी, m2। ये बिल्कुल आप उसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। याद करने के लिए बेटा, अब जारी बात है टॉपिक अब स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से बेटा मैं ज़्यादा डिटेल इसकी डिस्कस नहीं करूँगा। हमें पता है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ द एंगल बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल बीटा। इनको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 219 पे 219 वहाँ पे देखें स्टार्ट में कंडीशन लिखी है, लेट L1 एंड L2 बी 2 नॉन वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, सारी बात है। अगर ये वर्टिकल होंगी तो 90 डिग्री का एंगल, स्लोप अनडिफाइन हो जाएगी, सिंपल बात हो जाएगी। सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच एक्सिस। इसके बाद इफ M1 and M2 are the slope of line 1 and line 2 respectively, then the angle theta from line 1 to line 2। हम एंगल थीटा लाइन 1 से लाइन 2 का, देखो फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 उसने क्यों डिस्कस किया, इसको हमने बेटा हमेशा जो देखना है एंटी क्लॉक देखना है, एंटी क्लॉक वाइज हमने एंगल देखना ताकि हमें फाइंड आउट करते हुए आसानी हो, एंगल पॉजिटिव आए। ठीक हो गया। मेजर काउंटर क्लॉकवाइज हम स्टार्ट से ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ अ लाइन क्या था,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चलते हुए जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4.2 के एंड पे जाके ये कंडीशन सारी लिखी आपको नजर आ रही होगी कि काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास एंगल थीटा वहां से मैयर हो जाएगा। हम कैसे यूज करते हैं, हम कहते हैं कि एंगल थीटा जो होगा वहां पे भी हम स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का यूज करते हैं। स्लोप में कि m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा था जो y ओवर x था, अब भी हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट के थ्रू ही, एक हमें आसानी है। इज इक्वल टू हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज जब एरो बनाया जाएगा एरो के हेड को पहले लिखेंगे और एरो की टेल को बाद में, मीन m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। आप ये समझे, आपने ये फॉर्मूला याद किया, टेंजेंट अल्फा को m2, टेंजेंट बीटा को m1, 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 या 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप m2 को पहले लिख लो m1 को बाद में, या m1 को पहले लिख लो या m2 को बाद में, क्योंकि 2 3 दा भी 6 होता है या 3 2 दा भी। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा कम्यूटेटिव लॉ ऑलमोस्ट मैट्रिसेस को छोड़ के होल्ड करता है, नंबर्स को लेके हम जब देखते हैं 2 3 दा 6 और 3 2 दा 6 होता है बेटा। इसी वजह से देखिए एग्जैक्टली टेंजेंट लॉ की तरह से, लेकिन आपने इसमें ये ख्याल रखना आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। इसके बाद इसके नीचे जो बॉक्स बना है इसके प्रूफ के बाद वहाँ पे क्रॉरली लिखी हुई है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के हों पैरेलल तो देन हमारे पास दोनों की स्लोप इक्वल आती है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तब टेंजेंट थीटा 0 हो जाता है। इसके बाद क्रोरली नंबर 2 में लिखा कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो तब हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों 0 होगी, समथिंग और 0 अनडिफाइंड, तो टेंजेंट अनडिफाइंड कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे होता है, उसकी कंडीशन यहाँ पे ये लिखी गई है। इसके नीचे देखो लिखा है दिस रिजल्ट हैव ऑलरेडी बीन स्टेटेड इन 4.3.1, मीन आप ऑलरेडी इसको 4.3 से पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हो, लाइन का पैरेलल होती है और लाइन का परपेंडिकुलर होती हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 1 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करने वाली है। फाइंड द एंगल ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m1 इज इक्वल टू, मैंने उसको m1 नाम दिया जो किसकी इक्वल है, बुक में उसने थोड़ा सा हाँ बिल्कुल सेम ही लिखा, m1 की वैल्यू -7/3 एंड m2 की वैल्यू हमें क्या दिया 5/2, किसी को m1 कह दो किसी को m2 कह दो। जब देखो टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2, तो आपके पास आंसर क्या है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। तो आप जब आंसर लिखोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1, जो उसने बुक में क्या लिखा हुआ है माइनस का 135 डिग्री। हमें इतना तो पता है कि टेंजेंट 1 जो होता है ये 45 डिग्री के ऊपर होता है, तो अगर ये -1 है तो ये कहाँ पे होना चाहिए माइनस के 45 डिग्री पे। कैलकुलेटर मूवमेंट डायरेक्टली आंसर दे देता, उसमें हमें कोई भी बेटा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन लाइंस के दरमियान हमने पढ़ा कि अगर लाइंस के दरमियान चला जाए तो एक लाइन पे बनने वाला एंगल टोटल कितना होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं 180 जो डी शेप होती है, या इधर 0 लिखें तो इधर 180 आ जाएगा डी शेप की तरह। अगर लाइंस का एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपने उसमें क्या कर देना है 180 प्लस कर देना है, जिससे आपके पास वो एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव होके, जो बुक में आंसर देख लो 135 लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 का, वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। मीन आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो आंसर। अगर लाइंस के दरमियान एंगल आ जाता है नेगेटिव, हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका एंगल नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाता तो आपने उसमें क्या कर देना है, लाइंस में क्या करते हैं 180 डिग्री प्लस करते हैं। जब 180 डिग्री आप प्लस करोगे तो आपके पास वो एंगल पॉजिटिव फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, जो बुक में भी लिखा हुआ कि 135 उसने डायरेक्ट लिखा है, कैलकुलेटर का यूज किया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। उसके वर्टिसेस दिए हैं तो वो सारे एंगल वहां पे मेजर किए गए हैं। आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पेज नंबर 224 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एंगल ऑफ ट्रायंगल जाहिर बात है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बात ऑलमोस्ट एक ही होती है, लेकिन इंटीरियर का वर्ड बेस्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद हुज वर्टिसेस आर, इसका पार्ट नंबर बी करना है और पार्ट नंबर सी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। लेकिन मैं इसका पार्ट नंबर सी तभी करवा रहा हूँ कि पार्ट नंबर बी में आपको 2 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, 1 नेगेटिव के साथ लिखा हुआ है। पार्ट नंबर सी में ए वर्टेक्स क्या दिया है 2, -5, बी दिया है -4, -3 और सी वर्टेक्स आपको क्या दिया है -1,
4 के इक्वल। इसको कैसे मेजर करना है, अब हम क्या करते हैं, इसको सारा का सारा डिस्कस करते हैं। इसकी अब ज़रा कंडीशन देखिएगा, साथ साथ इसके आंसर भी हम वेरीफाई करते जाएंगे कि 4.4 में क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सी, इसके आंसर क्या होंगे उसको हम अब डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके लिए याद रखिएगा कि आपकी बुक में वर्टेक्स ए लिखा है, बी लिखा है, लेकिन सी बाहर नहीं लिखा हुआ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि डायाग्राम एक रफ सी क्वाड्रेंट शो करना लाजमी है, अदरवाइज़ क्या गलती होगी हम उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। हम गलती क्या करते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेंट आपने ज़रूर देखना बेटा, अदरवाइज़ अमूमन गलत होता है। अभी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ये y आ गया और y का नेगेटिव पॉइंट आ गया। अगर हम अपने माइंड के मुताबिक देखें, हम कहेंगे कि जो एंगल अल्फा होगा वो ए और बी के दरमियान होगा, जो एंगल बीटा होगा वो बी और सी के दरमियान होगा, और जो एंगल गैमा होगा वो ए और सी के दरमियान होगा, लेकिन हम गलत कर रहे होते हैं ऐसे। तभी अब डायग्राम जब बनाएंगे वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इसके लिए डायग्राम मस्ट है, श्योर है बेटा। इसमें देख लो वर्टेक्स ए, उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव, तो हमें सिर्फ रफ सा बताना है कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये हमें कहाँ पे मिलता है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। x पॉजिटिव रफली, बिल्कुल उसको एक्यूरेट शो नहीं करना, किसी जगह पे आपने क्वाड्रेंट 4 में उसको डॉट लगा देना। फिर वर्टेक्स b, x और y दोनों नेगेटिव है। हमें पता चल गया कि x और y दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट नंबर 3 में होते हैं, -4, -3। इसके बाद वर्टेक्स c, x नेगेटिव है जबकि y के साथ साइन क्या पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका हमें पता चल गया ये कहाँ पे होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में होगा, जो c इंटू क्या आ रहा है, -1,5। इसको एक खास पैटर्न के साथ हम ज्वाइन करें तो हमें वहाँ से कौन सी शेप मिलेगी, ट्राइंगल की शेप मिलेगी। अब जो स्टार्ट में मैंने बताया कि आप देखिए यहाँ से आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि क्यों ऐसा है कि हमें डायग्राम बनाना लाजमी होती है। हम वैसे तो ये कहते थे ए और बी के दरमियान, लेकिन इसके लिए स्लोप हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट कर लो, स्लोप निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसका एंगल अल्फा किसकी इक्वल होगा, इसका बनने वाला एंगल बीटा किसकी इक्वल होगा, और इसका बनने वाला एंगल गैमा किसकी इक्वल होगा। ट्राइंगल के लिहाज से हम इतना तो जानते हैं बेटा कि जब हमें 2 एंगल का पता हो तो थर्ड एंगल के लिए हम सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, 180 डिग्री। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ये स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ ए से बी में से ए के पॉइंट को निकालना। स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा हम, y2 माइनस y1 और x2 माइनस का x1। इनकी स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि एंगल बिटवीन द लाइंस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज चल के, क्लॉक आगे चलती है हम उल्टा चलेंगे, क्लॉक आगे को चलती है हम उसके ऑपोजिट वे में चलेंगे, क्लॉक आगे को चलती है हम उसके एंटी चलेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए बी में से एक पॉइंट को माइनस करते जाओ, बी में से ए को माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, माइनस का 4 एंड माइनस का क्या हो जाएगा 2। b में से ए के पॉइंट को माइनस करते जाना, 5 माइनस 3 तो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 6, तो m1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। आप लिख सकते हो कि हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। सेकेंड, m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ b टू c, b में से c में से b को माइनस करते जाना, c वाले पॉइंट से b माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 आवर -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4, 5 प्लस 3 -1 प्लस का 4, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 8/3 हमारे पास क्या होगी, m2 इज इक्वल टू, देखें आपको चेंजिंग नज़र आ रही है, m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ b टू c जो किसकी इक्वल है 8/3, m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
ये थर्ड स्लोप है हमारे पास, सी टू ए में से सी को माइनस कर, ए टू सी या सी टू ए, आंसर सेम आएगा। ए में से सी को माइनस करो, -5 नेक्स्ट ए की तरतीब बना लो कि सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते जाते हैं, पहले y को बाद में x को, -5 और 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो इसकी स्लोप आपके पास क्या आ गई -10 डिवाइडेड बाय 3, m3 इज इक्वल टू -10/3। स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 के इक्वल आई, स्लोप ऑफ ए बी m1, स्लोप ऑफ बी सी m2, स्लोप ऑफ ए सी जो हमारे पास क्या आ गई m3 के इक्वल आ गई। अब देखो हमें पता चला कि हम बेसिकली ये स्लोप क्यों निकालते हैं। हमें पता है कि जब हमें स्लोप पता चल जाए तो टेंजेंट ऑफ द एंगल, वैसे मैं थीटा लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूले के तौर पे हम यूज़ करते थे कि m2 -m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 या m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम इस तरतीब को देखें, वर्टेक्स पता हो स्लोप निकल आई, 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ए से बी की स्लोप, बी से सी की स्लोप, सी से ए की स्लोप, हमारे पास स्लोप निकल आई। स्लोप का यूज़ करके हम एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आसानी से आ सकता है, लेकिन जब 2 लाइंस का कहा जाए वो 2 लाइंस की स्लोप देखी जाएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज चल के उसको माइनस करके फॉर्मूले के तहत आंसर निकाला जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये शो हो रहा था कि जो ए से बी स्लोप 1 हो जाएगी, जो बी से सी है वो स्लोप 2 हो जाएगी, तो जब मैं स्लोप 1 से स्लोप 2 को निकालूंगा तो एंगल अल्फा आ जाएगा। यही माइंड में आ रहा था ना, ए से बी m1, बी से सी m2, जब m1 और m2 का रिलेशन यूज करेंगे तो एंगल अल्फा आएगा। जबकि यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, अगर हम क्वाड्रेंट शो ना करें तो बेटा गलती आपको सामने नजर आ रही है। सो टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा, टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा किसकी इक्वल होगा, अब अल्फा को देख लो, क्लॉक, आप ये समझे बेटा यहाँ पे घड़ी की सुइयां लगी हुई थी, वो अमूमन आगे को टिक टिक कर रही होती है, आगे को चल रही होती है। हमने क्या करना है, आगे की बजाय उसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट चलते हुए, मैंने आपको बता दिया था एरो के हेड को पहले लिखा जाता है और एरो की टेल को बाद में लिखा जाता है। एरो के हेड पे क्या है m1, एरो की टेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m3। वैसे हमारे माइंड में क्या आ रहा था, मैंने कहा ना अगर हम डायग्राम स्केच ना करें टोटल गलत होगा। मीन किस तरह से, हमने तो ये माइंड में रखना कि m1 और m2 के दरमियान बनने वाला एंगल अल्फा होगा, जबकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि m1 और m3 के दरमियान बनने वाला एंगल अल्फा है। ठीक हो गया। इसी वजह से रफ सी डायग्राम, सिर्फ इतना कि पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में, किसी जगह पे भी लगा लो, इधर 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 जहां मर्जी, पॉइंट ए को, पॉइंट बी को, पॉइंट सी को क्वाड्रेंट बनाना तभी, चाहे वो रेक्टेंगल के हों, चाहे वो पैरेललोग्राम के हों, चाहे वो स्क्वायर के हों, चाहे वो ट्राइंगल के हों, क्वाड्रेंट बनाना लाजमी होंगे, अदरवाइज ये कंडीशन आपके सामने शो हो रही है। m1 किसके इक्वल है बेटा -1/3, माइनस m3 किसके इक्वल है -1/10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 किसके इक्वल है -1/3 और m3 किसके इक्वल है -1/10। ऊपर वाली वैल्यू को ही देख के आप लोग नीचे राइट डाउन कर सकते हो। तो यहां से आपके पास देखिएगा -1/3 प्लस का 10/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 का क्या हो जाएगा 9। तो यहां से टेंजेंट अल्फा आपके पास इक्वल टू क्या शो होगा, 3 ऊपर का एलसीएम आएगा माइनस का 1 प्लस का 10, नीचे आपका एलसीएम आएगा 9, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 9 प्लस का 10। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9/3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 19/9। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो उस वैल्यू का टोटल क्या बन जाता है रेसिप्रोकल। 19/9 को क्या लिखेंगे 9/19, 3 1 3, 3 3 9, तो टोटल आंसर क्या हो गया 27/19। तो सो जो टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा बना, टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आया 27/19, जिसको आप लोग क्या लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 27/19, जो आप कैलकुलेटर से मेजर खींचिएगा।
ट्रिग्नोमेट्री की तरह डिग्री रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। मीन के डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। मीन आपकी बुक में देखिएगा पार्ट नंबर सी का एंगल किसके इक्वल आ रहा है 54.87 डिग्री। कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, आपके पास ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से नाउ टेंजेंट ऑफ द एंगल बीटा, ए वर्टेक्स पे बनने वाला अल्फा, बी वर्टेक्स पे बनने वाला बीटा और सी वर्टेक्स पे जो बनेगा उसको आपने क्या नेम देना है, टेंजेंट ऑफ द एंगल गैमा का। अब बीटा के लिए आप जरा एंटी क्लॉकवाइज चलो। क्लॉक आप ये समझे घड़ी की सुइयां यहाँ पे फिक्स थी, वो आगे को चलेंगी बेटा क्लॉक, आपने उलट चलना है। उलट चलते हुए m2 में से आपको क्या करना पड़ेगा, m1 को माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 या m2 है m1। सेम ऊपर वाली कंडीशन नीचे लिख लो ताकि आसानी हो। वैसे देख लें, अब गलती आपको नजर आ रही होगी कि अगर हम a से b को m1 का नाम दें और b से c को m2 का नाम दें और c से a को m3, हमने नाम वही दिया, लेकिन गलती हम क्या करें अगर हम m1 और m2 एंगल अल्फा को कंसीडर करें, जबकि कंडीशन के मुताबिक डायग्राम में कुछ और नजर आ रहा है। इसी वजह से क्वाड्रेंट के लिए जरूरी शो खींचेगा। अब देखो m2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 8/3 माइनस इंटू m1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू 8/3 और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1/3। ऊपर का एलसीएम करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 8 + 1 9। नीचे 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल बीटा इज इक्वल टू ऊपर बन जाएगा 9/3 और जब आप इसको नीचे सॉल्व करोगे तो आपके पास 9 एलसीएम आएगा, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा 9 माइनस का 8, तो 9/3 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। हमने पढ़ा कि 1/9 डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो उस वैल्यू का क्या किया जाता है रेसिप्रोकल। तो ये 3 3 दा 9, तो 9 3 दा क्या हो जाएगा 27। तो टेंजेंट ऑफ द एंगल बीटा इज इक्वल टू 27 आएगा, या आप लोग क्या लिखोगे बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 27। तो यहाँ से एंगल बीटा आपके पास क्या मैयर हुआ, बुक के मुताबिक इसको देखो 87.88 डिग्री। कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा, डायरेक्टली आपके पास इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एंगल गैमा के लिए बेटा नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ एंगल गैमा कैसे मेजर करेंगे। हमें कहा गया था ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करो। अब ट्राइंगल बनती है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को तरतीब के साथ ज्वाइन करना, या 3 नॉन कोलिनियर लाइंस एक खास पैटर्न के साथ एक दूसरे को ज्वाइन करें तो वो ट्राइंगल बनती है। अब ट्राइंगल के या 2 लाइंस के, हमने लाइंस को डिस्कस करके आगे ट्राइंगल पे शिफ्ट किया। अगर दोनों लाइंस की हमें स्लोप का पता है, जो हम लोग ये टॉपिक 4.3 से पहले मैंने अभी आपको बताया, वो जो इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, तो टेंजेंट थीटा क्या था m2 माइनस m1 1 प्लस m1 एंड m2। अब हमने क्या किया, a से b की स्लोप फाइंड आउट की, b से c की स्लोप फाइंड आउट की और c से a या a से c की स्लोप फाइंड आउट करने का फायदा क्या हुआ, ताकि लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करते हुए हमें आसानी हो। अब लाइंस का क्यों, ट्राइंगल लाइन से ही बनती है बेटा, 3 नॉन कोलिनियर लाइन से, ठीक हो गया। इसके बाद अब जरा देखो टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा, डायग्राम बनाना इसमें मस्ट होगी, अदरवाइज आंसर अमूमन गलत आता है। डायग्राम जरूरी बनानी है। अगर हम वर्टेक्स ए की बात करें, हम वैसे अगर देखें हमें ये लगेगा ए से बी, बी से सी के दरमियान वर्टेक्स ए होगा। ये कंडीशन क्या है, ए से बी की स्लोप m1, बी से सी की m2 और ए से सी की m3। वैसे आप किसी को भी नाम दे सकते हैं, इससे इशू नहीं है, लेकिन तरतीब से। आप देखें जो वर्टेक्स ए पे बनने वाला एंगल अल्फा था, एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें पता चला वो m1 और m3 के दरमियान है, m1 m2 के दरमियान वो एंगल नहीं बन रहा। सेकंड बीटा वो m2 और m1 के दरमियान है, इन 2 लाइंस के दरमियान है बेटा। इसी वजह से हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं जब हम डायग्राम नहीं बनाते। फिर एंगल गैमा किन दोनों लाइंस के दरमियान है, m3 और m2 के दरमियान। लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए क्या यूज़ करेंगे कि हमें जब ट्राइंगल के 2 एंगल पता हो तो थर्ड के लिए हम क्या रिलेशन यूज़ करेंगे, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का, ठीक हो गया। अब बेटा हमें 2 एंगल के हवाले से डिस्कस हो गया। टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा क्या था, m1 माइनस m3 1 प्लस m1 m3, वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, कैंसिलेशन की,
टेंजेंट अल्फा, इधर टेंजेंट है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इन्वर्स। जब हमने इसको सॉल्व किया तो वहां से हमारे पास अल्फा एंगल आ गया। आपने कैलकुलेटर का यूज करना है। सेम टेंजेंट बीटा, एंटी क्लॉक चलते हुए एरो के हेड को पहले लिखना और टेल को बाद में, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1, m2 m1, ऊपर जैसा ही नीचे लिखो ताकि इन्हीं वैल्यू को आप उठा के नीचे लिख लें, कोई आपको चेंज ना करना पड़े। ऊपर सॉल्व किया, एलसीएम लिया, नीचे भी सॉल्व करके एलसीएम लिया, कैंसिलेशन की, वहां से बीटा एंगल आपके पास का 87.8 डिग्री। जबकि हमें पता ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। अब थर्ड एंगल के लिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमें इसके हवाले से पता है, वी नो, हम क्या जानते हैं, सम ऑफ एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमें दो पता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो गैमा यहां से इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों की वैल्यू पुट करो, 180 डिग्री माइनस अल्फा किसके इक्वल है, 54.87, बीटा किसके इक्वल है, 87.88 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को 180 से माइनस करोगे तो एंगल गैमा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 37.25 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होंगे, वो 3 इंटीरियर एंगल होंगे जो हमने फाइंड आउट करने थे। यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट के बाद ज़रूरी है, जैसे मैंने तो बुक से देख के लिखा है कि आपके बाद पॉइंट के बाद 54.87 के बाद 85 डिग्री भी आ सकता है, 54 फॉर एग्जाम्पल 58 डिग्री भी आ सकता है। पॉइंट के बाद फर्क हो सकता है, पॉइंट से पहले वैल्यू में डिफर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या था, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का मेथड। ठीक हो गया। स्लोप को यूज करते हुए याद रखिएगा, एक लाइन के लिए तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री और वर्टिकल 90 डिग्री। लेकिन 2 लाइंस के लिए हम उन दोनों की स्लोप निकाल के इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ट्राइंगल 3 लाइन से बनती है, उन तीनों साइड की लाइंस जो बनती हैं उनकी स्लोप निकालेंगे, डायग्राम बनाना मस्ट है, उसके बाद हम उनका यूज करके उसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंटी क्लॉक चलना है, अपने पास लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉक चल के हम लोग डायग्राम जरूर बनाएंगे, ताकि एंटी क्लॉक एंगल के लिए कि एंगल कैसे एंटी क्लॉक चल के फाइंड आउट करना है, और डायग्राम बनाना मस्ट है। अदरवाइज मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन कर लिया इस क्वेश्चन में, हमारा वो एंगल या हमारी वो वैल्यू नहीं आ पाती जो बुक के अकॉर्डिंग हमारे आंसर हैं, या हमारे एंगल मोर देन, पहला ही एंगल आपको नजर आ जाएगा कि वो 150 डिग्री का है, दूसरा 170 डिग्री का, तो हमें तो टोटल एंगल का सम 180 चाहिए तीनों का, तो वो मोर देन 180 आ जाता है, इसी वजह से हम गलत कर बैठते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।